बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आप देखें रियासत और अवाम। मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, 27वीं तरमीम की आमद है, डिस्कशंस का सिलसिला जारी है। लेकिन यहाँ पर हैरान कुन तौर के ऊपर आज तलाल चौधरी साहब की एक स्टेटमेंट मेरी नज़र से गुजरी कि इसके ऊपर कई महीनों से मुशावरत जारी थी। अब ये पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम, बाकी इत्तेहादी जमातों से जारी थी या सिर्फ विद इन PMLN जारी थी, दिस इज अ क्वेश्चन मार्क। बट एट द सेम टाइम जरदारी साहब के इस्तिस्ना के लिए उसूली मौकफ जो था इख्तियार किया गया, उसके ऊपर इत्तफाक कर लिया गया है। बाकी काफ़ी सारी शिकों के ऊपर भी इत्तफाक कर लिया गया है। लेकिन एक बड़ी डेवलपमेंट ये थी कि जनाब शहबाज शरीफ साहब ने इस्तिस्ना लेने से इनकार कर दिया है। अब एक नई बहस का आगाज हो गया कि देखिए जी, शहबाज शरीफ साहब या PMLN उसूली सियासत कर रही है और पीपल्स पार्टी इस्तिस्ना ले रही है। बट एट द सेम टाइम पीपल्स पार्टी क्लेम करती है कि जनाब अगर जरदारी साहब को इस्तिस्ना मिलेगा तो आरिफ अलवी साहब और बाकी जो माजी के सदूर हैं उनको भी इस्तिस्ना मिलेगा। जस्ट लाइक दैट, अगर शहबाज शरीफ साहब को आज इस्तिस्ना मिलता है इन डेज टू कम, इस तरमीम जो कि वापस दे ली है PMLN ने, उनको कह दिया गया है शहबाज शरीफ साहब की जानिब से, अगर ये इस्तिस्ना दिया जाता तो फिर ऑब्वियसली जनाब इमरान खान साहब को भी जेल में बैठे हुए इस्तिस्ना मिलता और उनको भी बहुत सारे केसेस जो उनके ऊपर चल रहे हैं उनसे उनकी भी जान छूटती। एनीवेज, आज के शो में बात करते हैं कि 27वीं आईनी तरमीम में आपके और मेरे लिए क्या है। रीज़न ये कि कॉन्स्टिट्यूशन, मेरा एक ही मुद्दा है इसके ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन या आइन जो है ये रियासत और अवाम का मुआहदा है। ये अवाम को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, तो इस मुआहदे में मेरे लिए क्या है, इसके ऊपर आज के शो में बात करते हैं। पहले सेगमेंट में ज्वाइन करने जा रहे हैं सीनियर सियासतदान और साबिक गवर्नर सिंध जनाब मोहम्मद जुबैर साहब ने। उन्हीं से जानते हैं कि अब ऑपोजिशन की स्ट्रेटजी है क्या। और यहाँ पर एक सवाल जो मैं आज के शो में बार बार आपकी खिदमत में रखूंगा, दैट इज़ कि यार आइन तो एक मुआहदा है अवाम का और रियासत का, उस मुआहदे के दरमियान अवाम कहाँ पर रहेगी। जो तरामीम आ रही है 26वीं और 27वीं भी आ गई है, और मुझे कल ही मैं एक शो देख रहा था जिसमें डिस्कस हो रहा था कि 28वीं भी आ रही है। सो व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू हैपन, जरा जुबैर साहब से जानते हैं। जुबैर साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। I think by the time this government ruling elite ends its tenure whenever, तो जी 50वीं भी शायद आ जाएगी। चले सर, वो हमने भी अब कोई देखा कि फर्क नहीं जब पड़ता। से आइन बना है तब से अभी तक 25 हुई थी, और अब शायद 25 और हो जाए तो 50 का नंबर शायद पूरा हो जाए विद इन लेकिन कपल ऑफ लेकिन मंथ्स। उसमें कंटेंट के हिसाब से जो 26वीं आईनी तरमीम आई थी उसमें जो प्रोसेस शुरू किया था जी 1973 के आइन की डिसमेंटलिंग का, हम्म तो 27वीं आईनी तरमीम होने के बाद, अप्रूव होने के बाद अब बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इट इज नॉट जस्ट अमेंडमेंट, वो बिल्कुल जो आइन की एक होता है ना स्पिरिट होती है जी कि पाकिस्तान का जो आइन है वो क्या रिप्रेजेंट क्या करता है, वो हम्म अवाम की प्रोटेक्शन किस तरह से इंश्योर करता है। जो हम्म आपने जैसे कहा ना, स्टेट और अवाम के दरमियान एक मुआहदा होता है, हम्म तो वो एक सबसे बड़ा जो हमारा एक चेक एंड बैलेंस का निज़ाम था जो कि होता है पूरी दुनिया में, वो जुडिशल इंडिपेंडेंस होती है। जी कि वो इंडिपेंडेंट ऑफ द एग्जेक्टिव, हम्म के एग्जेक्टिव के मातहत ना हो, और वो ऐसे फैसले करे जो, और हुकूमत के लिए एक चेक हो, उसके लिए एक तलवार लटकी हो कि ताकि उसके पास खुली छुट्टी नहीं है हुकूमत के पास, एग्जेक्टिव के पास, कि वो जो मर्जी फैसला करना चाहता है हम्म और वो कर सके। हम्म अब यहाँ अगर एक सिर्फ मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि जो नया फेडरल कोर्ट है, जी उसके जो चीफ जस्टिस होंगे उसको अपॉइंट करेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। जी यानी कि एग्जीक्यूटिव का जो सबसे सीनियर नुमाइंदा है वो अपॉइंट करेगा। वो किस इंटरेस्ट से अपॉइंट करेगा? जाहिर सी बात है उसने अपना इंटरेस्ट देखना, और परफॉर्मेंस के हिसाब से उसने अगर देखना तो वो पिछले एक साल जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच था सुप्रीम कोर्ट का, हम्म उसकी परफॉर्मेंस को देखेगा। हम्म उसने हुकूमत को हर केस में हुकूमत के फेवर में फैसले लिए, चाहे हम्म वो मखसूस नशिस्तों के हवाले से था, चाहे वो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से था, चाहे वो 26 अमेंडमेंट को चैलेंज करने के हवाले से था कि जी उसका फुल बेंच लगाया जाए। हम्म और जितने भी केसेस आए हैं, तो जाहिर सी बात है उसमें, और जस्टिस अमीनुद्दीन इंटरेस्टिंगली जो उसके सरबराह है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के, हम्म वो नवंबर 30 को रिटायर हो रहे हैं क्योंकि वो 65 साल के हो जाएंगे। हम्म अब कर दिया एज लिमिट 68। 68 उस कोर्ट के लिए। जी जुबैर साहब, कल के शो में हमारी यही डिस्कशन थी, तो वहां पे हमारे PMLN के कुछ दोस्तों ने हमारे कल के इशू टेकअप किया, और मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा प्लीज उसको एक्सप्लेन कर दें कि अपॉइंटमेंट्स तो अमेरिका में भी प्रेसिडेंट की जानिब से होती हैं जजेस की, एक पॉइंट। नंबर 2, इंडिया के अंदर थ्रू आउट ये रूल है कि जनाब हाईकोर्ट के जजेस को ट्रांसफर किया जा सकता है, तो फिर पाकिस्तान में एतराज क्या है। एक तो पाकिस्तान का बैकग्राउंड बिल्कुल डिफरेंट है, अमेरिका से और इंडिया से मिलाने का मेरा ख्याल है मजाक खेल हम्म है। इंडिया में कोई केयर टेकर नहीं सेटअप होती। हम्म इंडिया में इलेक्शन कमीशन जो होता है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है, आज तक किसी ने उंगली नहीं उठाई है। हम्म थोड़ी बहुत उंगली उठाते हैं, बट ये तो नहीं होता कि पूरा का पूरा रिजल्ट चेंज कर दिया जाता है।
ये जो पीएमएलएन के जो लीडर्स हैं या जो भी आके दिफा करते हैं अमेरिका से या इंडिया से या यूके से या वेस्टर्न यूरोप से, हमें ना बुलाएं। अगर हाँ एग्जाम्पल दे रहे हैं, नॉर्थ कोरिया की एग्जाम्पल दे रहे हैं या सूडान की एग्जाम्पल दे रहे हैं या सब सहारन अफ्रीका की एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो मुझे समझ आती है, क्योंकि पाकिस्तान इकोनॉमिकली हर चीज में उनके साथ ही ब्रैकेटेड है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से भी उन्हीं के साथ ब्रैकेटेड है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में भी उन्हीं के साथ है। तो हम किससे मुकाबला कर रहे हैं? सर, बीइंग अ पॉलिटिशियन, सीनियर पॉलिटिशियन, डोंट यू थिंक कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कमेटीज में होती, वहां पर डिस्कशंस होती, वो तमाम तर इंफॉर्मेशन मीडिया के जरिए कौम तक पहुंचती, तो वो कम से कम एक हेल्दी एक्टिविटी होती, हमें पता होता कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। क्योंकि कल ही की एक खबर थी, वो हम तक भी किसी तरह पहुंच गई कि जनाब शहबाज शरीफ साहब के लिए भी इम्यूनिटी का कुछ ना कुछ किया जा रहा है, दो की बैक्ड आउट टुडे, विच इज़ वेरी गुड, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। वो भी कल खबर शायद ना पहुंचती कि अगर वो JUIF की खातून MNA वो बात ना करती। तो सर यहाँ पे डोंट यू थिंक PTI को होना चाहिए था कमेटीज में? पहले तो ये जो प्राइम मिनिस्टर ने जो ऑप्ट आउट किया है, मेरा नहीं ख्याल है इसको एडमायर करना चाहिए। ओके। द सिंपल फैक्ट कि सम सेनेटर्स ऑफ पीएमएलएन वो करने जा रहे थे, व्हाट डज दैट शो ऑफ द पार्टी? मतलब आप खुद बताएं कि वो प्राइम मिनिस्टर के लिए इम्यूनिटी मांगने जा रहे थे। मतलब कोई लिमिट होती है हर चीज की। व्हाई आर वी मेकिंग एवरीथिंग पर्सन स्पेसिफिक? क्या वो ये प्रपोज कर रहे थे कि हर प्राइम मिनिस्टर को फॉर लाइफ इम्यूनिटी मिले? मतलब मैं तो ये हैरान हूं कि अगर शिवाजी सिंह सीरियस है ना इस मामले में, तो उनको उनको तो फारिग कर देना चाहिए, वो जिन्होंने सेनेटर्स ने ये प्रपोज करने की कोशिश कि यार आपका कोई बैलेंस है? आपको समझ है कि जमहूरियत होती क्या है, सर, हम सॉरी, मैं अकाउंटेबिलिटी होती कता क्या है? कलामी की माफी सर, आर यू टेलिंग मी कि उन सेनेटर्स ने खुद ही से प्रपोज कर दिया पार्टी की परमिशन लिए हाँ, बगैर, ये या भी आपने? क्वेश्चन है ना। मैं नहीं समझता कि उन्होंने ये सारा ड्रामा क्रिएट किया गया है कि जी उन्होंने सेनेटर्स ने कुछ लेके गए। भाई सेनेटर्स, भाई क्यों लेके गए? वो उनको ये नहीं पता कि हाउ डज द सिस्टम वर्क? प्राइम मिनिस्टर इज अकाउंटेबल, आंसरेबल। या ही हैज नो अनलिमिटेड पावर्स, ही इज नॉट द किंग ऑफ एनी कंट्री के जिसके ऊपर कोई सवाल ही ना पूछा जा सके। तो ये कहना कि जी प्राइम मिनिस्टर ने फिर उनको कहा कि जी मैं नहीं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, मतलब क्यों इंटरेस्टेड होंगे? क्यों मिलनी की चाहिए आपको इस किस्म की इम्यूनिटी? सर, इंसाफ की फराहमी तेज हो जाएगी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के बाद? बिकॉज मुझे तो यही बताया गया 26वीं यानी तरमीम पे भी कि जी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इसलिए बन रहा है कि पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो खैर, मैं तो वो सवाल अभी भी अक्सर उठाता रहता हूँ कि पेंडेंसी क्या कम हो गई, अब उसमें आके केसेस तो सारे खत्म हो गए, बैकलैश, तो सर उस पर कोई बेहतर होगी इंसाफ की फराहमी? कुछ भी नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या एक साल में क्या फर्क पड़ेगा? और दूसरी बात है, स्टैट्स को देखना चाहिए। हम्म। ये सारा जोर जो होता है पेंडेंसी का और इंसाफ पहुंचाने का, ये वो सुपीरियर कोर्ट्स की क्यों बात करते हैं? 80% से ज्यादा केसेस तो लोअर कोर्ट्स। वहाँ सेशन कोर्ट्स वगैरह में 80% से ज्यादा केसेस वहाँ हैं। हम्म। कभी आपने सुना पिछले 3 साल में, 3.5 साल में कि उनकी बात की जाए कि जी उनको कैसे इंसाफ तेजी से? और उनके वो तो बेचारे धक्के खाते हैं, दे आर नॉट बिलोंगिंग टू द लीड, उनके पास तो कोई बड़ा लॉयर भी नहीं होता, उनकी मुश्किलात भी बहुत ज्यादा होती है। हाई कोर्ट में तकरीबन 10-12% है और बाकी सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट का नंबर्स बता दें। मैं आपको अपने तजर्बे से बता सकता हूँ कि मई से एक रिव्यू पिटीशन जिसके लिए आधा घंटा चाहिए होता है, सुप्रीम कोर्ट में पड़ी है, ये नवंबर आ गया। ये मैं पर्सनल उसका विटनेस हूँ। अभी तक वो नहीं लगा है, रिव्यू पिटीशन नहीं लगी जिसमें आधे घंटे का, जिसमें जजमेंट आ चुकी है एंड द अदर पार्टी हैज फाइल्ड अ रिव्यू पिटीशन एंड ऑब्वियसली वी वांट कि जी ये जल्दी चले। तो कौन सी तेजी आ गई है? सर, ऑपोजिशन की स्ट्रैटेजी क्या है इस पे? अपेरेंटली लग यही रहा है कि नंबर सेनेट में भी पूरा कर लिया जाएगा और नेशनल असेंबली में तो पहले ही पूरा है, सो डन एंड डस्टेड वाला सीन होगा और 28वीं की तैयारी होगी। व्हाट इज योर स्ट्रैटेजी, ऑपोजिशन की स्ट्रैटेजी क्या है इस पे? देखिए, जिस दिन बिलावल भुट्टो ने ये ट्वीट किया था, जी। फर्स्ट टाइम बताया कि जी ये 27वीं अमेंडमेंट के ये निकात हैं, तो उसके दूसरे दिन ही ये शायद तो उन्होंने मंडे को बताया था। और तो ट्यूसडे को तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जिसका मैं हिस्सा हूँ, उसकी मीटिंग हुई थी और इमरजेंसी मीटिंग हुई थी और उसमें ये फैसला किया गया कि हम इसको टूथ एंड नेल अपोज करेंगे। ऑब्वियसली जिस तरह आपने कहा नंबर्स उनके पास है और जिस तरह से नंबर्स उनने हासिल किए वो तो एक अलग चीज है। तो हम चाहे विद इन दी असेंबली हो, विद इन द पार्लियामेंट हो, आउटसाइड द पार्लियामेंट हो, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो, जलसे हों, जुलूस हों, मुख्तलिफ फोरम्स में हम जाएंगे, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस को, इंडिविजुअल्स को इन्वॉल्व करेंगे, चाहे वो ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान या इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हो, चाहे वो लीगल कम्युनिटी हो, चाहे वो सिविल सोसाइटी हो,
चाहे वो बड़ी शख्सियत जिनके बड़ा एक वजन है, जिनको सब एज ए न्यूट्रल सीनियर पॉलिटिशियन एडमायर करते हैं, जैसे जावेद हाशमी साहब हैं, हम्म। जैसे सेनेटर मुश्ताक साहब हैं, इन सबको उस फोरम में। और देखें, बात ये है कि थोड़े बहुत लोग रह गए जो कि बात करने के लिए तैयार हैं, अपोज करने के लिए तैयार हैं। हाँ अगर वो भी ना रहे तो मेरा ख्याल है सारा सिस्टम ही गिर जाएगा, सब ही खत्म हो जाएगा। तो सर, ये जरूरी नहीं होता कि आपकी एफर्ट आज ही उसको ठीक फायदा है, पहुंचेगा। ठीक है। It's a very painful process. It can take a long time, but I think we should not fail for the lack of effort. सर, मियां नवाज शरीफ साहब खामोश हैं और कहा जा रहा है कि जो इलामिया आया था, कहा जा रहा है कि उनकी आशीर्वाद हासिल है। सर, ऑब्वियसली उनकी परमिशन से सब कुछ हो रहा होगा ये। मैंने एक ये जो मैं जिस जिक्र कर रहा था, हमारी जो लास्ट ट्यूसडे मीटिंग हुई थी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, जी, जिसको चेयर किया था महमूद अचद सईद साहब ने। जी। उसके बाद हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। असद कैसर साहब भी थे, मुस्तफा खोखर साहब भी थे। हम्म। तो मैंने बात की थी कि आई वुड लाइक मियां नवाज शरीफ टू कम ऑन एनी फोरम, टीवी पर या प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हम्म। और वो 26वीं अमेंडमेंट और 27वीं अमेंडमेंट को जस्टिफाई करें सिविलियन सुप्रीमेसी के हवाले से, हम्म। कि ये 27वीं अमेंडमेंट होने के बाद और 26वीं अमेंडमेंट से कैसे वोट को इज्जत दो के नारे को तकवीत मिल रही है, कैसे सिविलियन पालादस्ती इससे का जो कॉन्सेप्ट है वो बढ़ रहा है, कैसे जो पार्लियामेंट, जो सुप्रीम और सोवरेन आप कहते हैं, जो सबसे बड़ी बॉडी है, क्या वो सबसे बड़ी बॉडी है? आप आके खुद जस्टिफाई कर दें। शायद आपके पास ऐसे आर्गुमेंट्स हों जो हमें भी समझ आए, लेकिन जो हमें सबक सिखाया था उन्होंने इतने अरसे कि हम्म। सिविलियन बालादस्ती का मतलब क्या होता है, उनके इंटरव्यूज आपके सामने पड़े, जी। उनकी स्टेटमेंट्स आपके सामने पड़े। वो तो उससे ये बिल्कुल मतलब मीलों मील भी करीब नहीं है दोनों चीजें जो अब हो रही हैं। और किस तरह से उस कॉन्सेप्ट को आप आवाज भी नहीं सुनते। आपने पिछले 2-3 साल से कभी वोट को इज्जत दो का नारा सुने किसी भी पीएमएलएन के लीडर से? वो सर, तो उन्होंने पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज पार्टीज कर टाइम टू लिया। टाइम स्ट्रेटजीज बदल लेती है ना, शायद उन्होंने भी स्ट्रेटजी बदल ली हुई है अपनी, ये नजर भी आ रहा है स्ट्रैटेजी सर। बदलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पूरे के पूरे आइन को बिगाड़ देना, पुलिया हम्म। बिगाड़ देना, हम्म। उसको स्ट्रैटेजी का हिस्सा कहना तो मेरा ख्याल है बड़ी ज्यादती नहीं की सर, मैं बात है। सिर्फ वोट को इज्जत दो के हद तक बात कर रहा था, जो आपने कहा तो ना कि वो वोट को नारा नहीं इज्जत दो सुनाई तो देता। बड़ा पावरफुल नारा था, उसका जी, बड़ा ऑब्वियसली, डीप ऑब्वियसली, मतलब था। ऑब्वियसली बहुत पावरफुल था। सर, फाइनली ये फरमाइए, खत लिखने जा रहे हैं हम नवाज शरीफ साहब को? अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की स्टेटमेंट थी कि हम खत लिखेंगे उनको। ये मैंने सजेशन दी थी, जी। ये पहले मैंने सजेशन दी थी कुछ अपने मुस्लिम लीग की साथियों को जो पुराने हैं, जैसे शाहिद काका नबाती है, मिफ्ता इस्माइल हैं, और कुछ हैं जो कि इस वक्त पीएमएलएन का हिस्सा नहीं है, हम्म। कि हम एक खत लिखें और जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, हम्म। और उसमें मियां नवाज शरीफ से सिर्फ ये अपील करें कि आपको अंदाजा है कि इस वक्त मुल्क में क्या कुछ हो रहा है, हम्म। और आपने हमें किस तरह से, ही वॉज ट्रूली अ पर्सन, जैसा 2014 का धरना हुआ था, आपको पता है जी। कितने मुश्किल हालात थे, जी। लेकिन ही वॉज वेरी फर्म इन हिज व्यूज अबाउट कि हमने उसको कैसे हैंडल करना। हम्म। कोई मूवमेंट को क्रश नहीं किया था, कोई हम्म। लोगों को अंदर बंद नहीं किया था, कोई मीडिया को धमकाया डराया नहीं किया था। लास्ट तो क्वेश्चन हमें टू यू, मियां साहब वोट करने आएंगे सर 27वीं यानी तरमीम दो कि कंफर्टेबल पोजीशन है, नंबर पूरा है, बट स्टिल साबिका वजीर आजम पार्टी के सरबराह वोट करने आएंगे सर? मेरा ख्याल है उनको यही कहा जाएगा कि सिंबॉलिकली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट ही शुड कम एंड वोट, इवन दो अगर उनका वोट नहीं भी चाहिए होगा, जो मैं समझता हूँ शायद नहीं चाहिए हम्म। हम्म। होगा, बिकॉज द नंबर्स आर देयर। हम्म। लेकिन अगर तो वो नहीं आते तो वो सिंबॉलिकली एक बहुत खराब मैसेज जाएगा कि फिर वो जो आप अभी सवाल पूछ रहे हैं, आपके और सवाल सख्त होंगे क्योंकि वो नहीं आए, वो वोट देने से तो साफ तासुर ये मिलता है कि वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं इस चीज को। जुबैर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम, बहुत शुक्रिया आप। नाज़रीन, जनाब मोहम्मद जुबैर साहब, साबिक गवर्नर सिंध और सीनियर सियासतदान हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, मेरे साथ रहिए। नाज़रीन, 27वीं आईनी तरमीम पे ही बहस जारी है। अभी जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो अब से कुछ देर पहले इत्तलात आना स्टार्ट हुई कि बहुत सारे नुकात के ऊपर इत्तफाक हो गया कमेटियों का, बैठी हुई जो इस टाइम के ऊपर पार्लिमानी कमेटियाँ। लेकिन एक बड़ी खबर आज शहबाज शरीफ साहब का ट्वीट बनता है कि जब वो कहते हैं कि जनाब मुझे इस्तिस्ना नहीं चाहिए, बट एट द सेम टाइम
एक खबर आज ये भी आती है कि जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के लिए इस्तिस्ना के असूली मौक़िफ़ के ऊपर तमाम लोगों ने इत्तफाक किया। हमें ज्वाइन किया जनाब कादिर मंदोखेल साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, उन्हीं से बात करते हैं। मंदोखेल साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। सर, जिनको आपने वोट करके वज़ीर-ए-आज़म बनाया जनाब शहबाज शरीफ साहब को, उन्होंने तो इस्तिस्ना लेने से इनकार कर दिया, तो फिर सवाल नहीं उठेंगे जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के इस्तिस्ना पे भी? जी, पहली बात ये बताया कि अगर शहबाज शरीफ साहब ने इनकार कर दिया है तो उनके सेनेटर्स ने ये बिल क्यों पेश किया, किसकी इजाजत से पेश किया, या बेवकूफ़ बनाने वाली बातें आवाम के सामने, क्योंकि कमेटी के अंदर लोगों ने एतराज़ किया। जब एतराज़ कर दिए तो शहबाज शरीफ साहब ने बोला ठीक है भाई। तो आप मुझे बताओ, कोई मेंबर शहबाज शरीफ साहब की मर्जी के बगैर ये बिल पेश कर सकता है? ये अकल वाली बात बताया कोई मुझे। सर, समझ तो नहीं आती, लेकिन बिल पेश भी हुआ, फिर आज जनाब शहबाज शरीफ साहब ने इनकार भी कर दिया। मैं दोबारा सवाल करता हूँ कि कोई बिल, मिसाल मुझे ले ले या किसी और को ले ले, हम आसिफ अली जरदारी साहब की इजाजत के बगैर कोई बिल पेश कर सकते हैं? नहीं सर। यानी इस्तिस्ना मांग रहे वज़ीर आज़म सर, वज़ीर आज़म को पता ही नहीं है, और ख़ास जो मेन इनके दो सेनेटर थे उन्होंने। तो बहरहाल ठीक है, जो बात उन्होंने की है या जो बिल पेश किया है खुश होने के लिए, आपकी मीडिया की खबर के लिए भी, चलो ठीक है, बेहतर है। तो जरदारी साहब का इस्तिस्ना जस्टिफाइड है सर आपके नज़दीक? देखिए, मैं कहूँगा कि जरदारी साहब से ज़्यादा जो है ना वो फ़ायदा पहुँच रहा है पीटीआई के आरिफ अलवी साहब को। उनके खिलाफ जो ना क्रिमिनल केसेस और बहुत सारे संगीन हुए की केसेस मौजूद है, तो सबसे बड़ा फायदा तो उनको हुआ है। सर, वैसे तो फिर ये वज़ीर-ए-आज़म के लिए भी दुरुस्त फैसला, अगर आप किसी लॉजिक को देखें तो फिर तो ये वज़ीर-ए-आज़म के लिए भी दुरुस्त फैसला होता अगर उनको इस्तिस्ना मिल जाता। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो पहले ही कह रहा हूँ, बिल्कुल चीफ एग्जीक्यूटिव होता है पाकिस्तान का। हाँ। और उनको होना चाहिए, और फिर इनका सबसे ज्यादा फायदा जहाँ सदर का इस्तिस्ना जो है ना वो आरिफ अलवी साहब को मिल रहा है। हाँ। फिर वज़ीर-ए-आज़म का सबसे ज्यादा जो है ना वो इमरान खान साहब को मिलेगा। तो सर फिर ये भी हो जाना चाहिए था ना, फिर इसके ऊपर एतराज तो नहीं होना चाहिए कोई भी? देखिए, मैं कमेटी का मेंबर नहीं हूँ, तो जो मेंबरान बैठे हुए हैं वो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि उन्होंने किस पॉइंट पे एतराज किया है और किस पॉइंट पे उन्होंने बिल पेश किया है। मैं तो लॉजिकल बात आपको बता रहा हूँ कि एक पाकिस्तान का चीफ एग्जीक्यूटिव हो या पाकिस्तान का सदर हो, उनके साथ जो है ना आम कैदियों वाला सलूक तो नहीं होना चाहिए। सर, ये भी फरमाइएगा, माशाल्लाह माहिर कानून है, ये भी फरमाइएगा कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट सर ये पेंडेंसी कम करने के लिए हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जरा लोड बर्डन कम हो जाए, इसके लिए बना रहे हैं? देखिए, अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 18 लाख से ज्यादा मुकदमा जो है ना इस वक्त पेंडिंग है, तो जो 18 लाख पेंडिंग है, मैं आपको एक छोटा सा मिसाल दूं। एक केस था जो हाई कोर्ट में 4 साल चल रहा था, अपील में कंप्लेंट की तरफ से था। 4 साल बाद हाई कोर्ट के एक बेंच ने कहा नहीं जी, ओहो हमसे गलती हो गई, ये तो शरीयत कोर्ट का केस है। तो 4 साल तक जो शख्स जेल में हो, या मैं तो कंप्लेंट की तरफ से था, तो उस कैदी के साथ ज्यादती नहीं है, गो कि मैं कंप्लेंट की तरफ से हूँ। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि केसेस के बर्डन है, और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में अभी मेरे एक पिटीशन चल रहा है, और 1 हफ्ते का टाइम दिया था कोर्ट ने। 1 हफ्ते से आज 4-5 महीने हो गए, दोबारा पेश ही नहीं आई। एक और सिविल सूट मेरा हाई कोर्ट में, सिंध हाई कोर्ट में, पहली मरतबा जब एडमिट हुआ था, किसी बैंक के खिलाफ डैमेजेस का सूट था, और 4 साल 4 महीने बाद जब उसकी बारी आ गई है, और मेरा जो जूनियर वकील था, मैं असेंबली में मसरूफ था, वो 5 मिनट लेट हो गया तो डिसमिस कर दिया नॉन प्रोसिक्यूशन में। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपकी खिदमत में गोशगुजार कर दूं, कहा यह जाता है, थोड़ी रिसर्च करें तो 80% के करीब लोअर कोर्ट्स में जो पेंडेंसी है वो है, फिर हाई कोर्ट्स में है, फिर सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में, और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस तो कुछ 150 के करीब है। तो सर जो हमने लोअर कोर्ट्स भी छोड़ दी, हाई कोर्ट्स भी छोड़ दी, हम सीधा 150 केसेस के लिए अलग से पूरी कोर्ट, एक पूरा निजाम लेके आ रहे हैं, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। प्रॉब्लम नहीं है, नंबर पूरा हो तो लेके आइए, आप लोगों के पास है, लेकिन सर वो लोअर कोर्ट्स, लोअर जुडिशरी का भी कुछ कर लें, हाई कोर्ट्स का भी कुछ कर लें। देखिए, ये तो आप आदाद शुमार बता रहे कि 150 केसेस है, तो चलो अगर थोड़ी देर के लिए मैं आपकी बात मान भी लूँ कि आईनी केसेस 150 है, तो ये 150 ही चलते हैं, बाकी तो कोई नहीं चलते हैं, बाकी तो कोई केस नहीं चल रहे हैं ना। आप खुद एडमिट कर रहे हो कि रोज आईनी केसेस चल रहे हैं, ये वो केस हो गया, ये केस है, वो केस है, लेकिन ये 150 चल रहे हैं। बाकी जो जितने भी केसेस, ये जो तादाद आपके पास है, मेरे हिसाब से 60,000 ज्यादा केसेस है। सर तो सारे कॉन्स्टिट्यूशनल है वो? 150 ही चल रहे हैं सर। 60,000 के 60,000 कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस है? नहीं, मैं आपकी सवाल का जवाब दे रहा हूँ, आप ही मुझे आदाद शुमार दे रहे हो जिसके ऊपर मैं अपना कमेंट दे रहा हूँ कि अगर 150 केसेस है और दूसरी तरफ 60,000 केसेस है,
तो 60,000 तो नहीं चल रहे, वो 150 चल रहे हैं। कोई इमरान खान साहब के है, कोई पीटीआई के है, कोई नून लीग के है, कोई पीपल्स पार्टी के है, कोई दूसरी सियासी जमातों का है। तो इसका मतलब ये है कि 150 केसेस चल रहे हैं। 60,000 जो केसेस है वो तो अभी सरखाने में पड़े हुए। चलें सर, थैंक यू वेरी मच। जनाब कादिर मंदूक के साथ मौजूद थे और मुझे अच्छा लगा, उन्होंने कहा कि अगर जरदारी साहब के लिए इस्तिस्ना है और तो अगर चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए होता तो बुराई नहीं थी, अच्छी बात है। उन्होंने साथ ये भी कहा कि जनाब आरिफ अलवी साहब को भी इस्तिस्ना मिलेगा और अगर प्राइम मिनिस्टर के लिए आ जाता तो फिर एट द सेम टाइम जनाब इमरान खान साहब के लिए भी बेहतरी की ऑप्शन सारी खुल जाती। एनीवेज, एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मेरे साथ रहिए। अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूं, मुझे ज्वाइन किया जनाब हमाद हसन साहब ने, सीनियर तज्जियाकार हैं। हमें ज्वाइन किया जनाब उमर दराज गोंदल साहब ने, आप भी एंकर पर्सन और सीनियर तज्जियाकार हैं। हमाद भी आपसे ही आगाज़ कर लेते हैं। ओवरऑल जब आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं, सियासत की बात करते हैं, तो मुझ जैसे जूनियर्स को ये समझ आती है कि यार सियासत का मतलब है अवाम में पजीराई, वोटों का वसूल, लोगों के लिए काम करना। ये 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम में पीएमएलएन ने क्या अचीव किया? क्या कोई मकबूलियत बढ़ गई? क्या अचीव किया? हाउ डू यू डीकोड ऑल दिस? देखिए साकिब, आईन का मतलब ये नहीं होता कि वो कागजात का एक पलंदा होता है या मुसव्विदा होता है। आईन का मतलब ये होता है कि वो आपकी पूरी तारीख, पूरी तहजीब, अवाम के डिमांड्स, उनके मसाइल, उनके मुश्किलात को लेकर आगे चले। और आईन ने ममालिक को बनाया भी, उन्हें महफूज भी बनाया और उनके अवाम की फलाह बहबूद के लिए मामलात भी आगे बढ़ाए। बिल्कुल ठीक है। अब 1248 में पहला मैग्ना कार्टा की शक्ल में आईन सामने आया था वो बरतानिया में, लेकिन उससे पहले एक बादशाहत थी और चर्च का निजाम था और उसी में अवाम जकड़े हुए थे सदियों से। लेकिन जो ही मैग्ना कार्टा आया तो बरतानिया मादरी जमहूरियत इसीलिए बना कि उसने अवामी हुकूक का इदराक भी किया, उसको महफूज भी किया और उसे आगे भी बढ़ाया। फिर अमेरिकन की मिसाल ले ले, खाने जंगियां होती रही 150 साल तक शमाल और जुनूब की रियासतों के दरमियान, लेकिन इब्राहिम लिंकन जैसे लोग आगे बढ़े और उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और अवाम को महफूज बनाया। मैं उमर दराज साहब को भी, गोंदल साहब सर थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम। सर पीएमएलएन बड़ी मकबूल होगी इस तरमीम के आने पे? लाहौर में क्या सूरत हाल है इस टाइम के ऊपर की? बहुत मकबूल है पीएमएलएन वहां पे, इसमें कोई शक नहीं है। वो अमेरिकी सदर ने जो बहुत मशहूर बात की थी ना कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है या गवर्नमेंट्स होती हैं वो अवाम की विल का इजहार होती हैं जी। लेकिन जो हमने तरमीम देखी है वो पता चला कि नहीं, विल ऑफ द पीपल नहीं है, विल ऑफ द सिलेक्टेड पीपल है, विल ऑफ द इलीट्स है इस मुल्क की। आप जरा ये देखिए कि तरमीम का आप जायजा लीजिए, कल से जो हमारे सामने आई है, कोई एक तरमीम बताएं जिससे ये पता चलता हो कि पाकिस्तान के आम आदमी का कोई मसला उसमें एड्रेस हुआ है। चले अदालतों से शुरू कर लेते हैं। आप फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बनाएं, उसके ऊपर भी कोई कोर्ट्स बनाएं, कोर्ट्स दर कोर्ट्स बनाते जाएं। कोई बताएं तो सही भाई कि पिछले 1 साल से आपने आईनी बेंच बनाया तो मुल्क में क्या तब्दीली आ गई, इंसाफ का इंडेक्स कितना बेहतर हो गया और कितने आईनी मुकदमात हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2, 2.5 या 3% होंगे जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स आते हैं। आप ये बताइए कि 53,000 या 50,000 से ज्यादा जो केसेस पड़े हैं उसमें कितने कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं। आपने हाई कोर्ट्स के जजेस के लिए क्या किया है, आपने लोअर कोर्ट्स की बुनियाद के ऊपर क्या किया कि लोगों को उनके घरों में इंसाफ मिले, आपने सिवाय इसके कि अपनी इनसिक्योरिटीज को एड्रेस किया है, सिवाय इसके कि आपसे पूछगछ ना हो। मुझे ये बताइए कि अगर इस मुल्क में वजीर आजम से नहीं पूछना, सदर से नहीं पूछना या किसी से कोई जवाब तलबी नहीं करनी तो भाई खोलो ना जेलों के दरवाजे। ये 200, 500, 5,000, 10,000 वालों को क्यों गिरफ्तारियां उनकी की हुई हैं, क्यों उनको सजाएं दे रहे हो? गोंदल साहब क्या कर रहे हैं? शहबाज शरीफ साहब जहाज से उतरते गए, साथ ही ट्वीट आ गया, उन्होंने कहा जी मुझे किसी किस्म की इम्यूनिटी नहीं चाहिए, मैं जवाब दूं अवाम का भी अदालतों का भी। सर अप्रिशिएट तो करें ना शहबाज शरीफ साहब को। नहीं अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसमें एक तजाद है ना। देखिए कल जब आप तजवीज लेके आ रहे थे, फिर जब आपको बताया गया कि जब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स पे भी अप्लाई होगी तो ये बहुत सारे लोग आ जाएंगे, उससे मसला हुआ। फिर मुझे ये बताइए कि अदलिया को छोड़ के आप गवर्नेंस के मॉडल को आपने कैसे बेहतर किया है। आप ये बताइए कि आपने इससे इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी, बिजनेस ईजमेंट के लिए आपने क्या किया? आपने कुछ नहीं किया। अब होता क्या है, जब होता है ना कि सभी को सभी से खतरे वाली बात, इस वक्त सभी को सभी से खतरा है और आपकी हर किसी की इनसिक्योरिटी है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कह रहे भाई मुझे सेव करो बाकी बाद में देखा जाएगा। उसमें कहीं पाकिस्तान की आप देखें ना, क्या इस तरह तरमीम पास होती है? क्या इस तरह तरमीम होती है कि आपने आज ऐसे ही होती है? हमने 26वीं यानी तरमीम देखी है, कुछ किसी के पास ड्राफ्ट तक नहीं था, पता तक नहीं था किसी को, ड्राफ्ट एंड में मिले थे इन लोग को, ऐसी तरमीम पास होती है। साकिब साहब आज की तारीख देखे ना, आज क्या तारीख है? आज 9 नवंबर है।
यकम नवंबर को आपको, मुझको, किसी को फॉर्मली या ऑफिशियली पता था कि तरमीम आ रही है? भाई तरमीम आने से 2 दिन पहले तक, तरमीम आने से 2-4 दिन पहले तक वुज़रा टीवी में बैठ के कहते हैं कि ड्राफ्ट से भी काम नहीं स्टार्ट हुआ। ड्यू प्रोसेस की बात करते हैं, आप फेयरनेस की बात करते हैं, कहां है आपकी एकेडेमिया, कहां है आपकी सोसाइटी, सिविल सोसाइटी, आपका मीडिया, कहां आपने लोगों से तजावीज मांगी है? आपने डिबेट करे ना, लोगों से पूछें और उनकी मर्जी के मुताबिक, और फिर लोगों को बताया जाता है कि भाई ये तरमीम क्यों जरूरी है। यहाँ पर हमाद भी एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिस डेमोक्रेसी की आप, मैं और उमर दराज साहब बात कर रहे हैं, उसी डेमोक्रेसी का सबसे इंपॉर्टेंट एक इंटेग्रल पार्ट ऑपोजिशन भी है। 27वीं तरमीम आ रही थी, आपको भी पता था, उमर दराज साहब को भी पता था, मुझे भी पता था, हम सबको पता था कि इसमें क्या क्या चीजें, मतलब डिस्कशन हो रही थी इसके ऊपर, और फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तो खुल के चीजें खोल के सारी सामने रख दी। ऑपोजिशन का किरदार कैसा देखते हैं आप? इतनी बड़ी ऑपोजिशन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, अचकजई साहब हैं, अब तो मुस्तफा नवाज खोखर साहब जैसे पढ़े लिखे लोग जो टीवी के ऊपर बहुत अच्छे से मुकदमात लड़ते हैं, वो हैं, जुबैर साहब हैं, ऑपोजिशन कहां पर गई सारे मामले में? देखिए साकिब, आईन की रवायत यह है कि जब भी आईनी अमल आगे बढ़ रहा हो तो उसमें सिर्फ गवर्नमेंट में बैठे या बरसर इक़्तिदार जमातें उसमें नहीं होती, उसमें अपोजिशन भी होती है। एक रवायत है, आईन ज्यादातर रवायतों पर भी चलता है, और बरतानवी आईन की मिसाल हमारे सामने है कि उसमें ज्यादातर मामलात रवायत से जुड़े हैं। 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था तो शदीद तनाव की कैफियत थी। आई एम सॉरी, आपकी बात दुरुस्त है, मैं समझ आपकी समझ रहा हूं, लेकिन मेरा सवाल यह था कि इसमें ऑपोजिशन भी, डू यू थिंक कि अपना किरदार अदा कर सकी? रात से ऑपोजिशन की कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस या कुछ थोड़ा बहुत शोर शराबा नजर आया, वो भी आज उन्होंने कोई एहतजाज का ऐलान किया हुआ है कि जनाब नारे लगाएंगे पूरे मुल्क में एंड एवरीथिंग। डू यू थिंक कि ऑपोजिशन भी अपना कोई किरदार प्ले कर सकी इस सारे प्रोसेस में? ओ भाई, अपोजिशन नाराज होती रहती है ना, अपोजिशन की तो होती ही नाराज, उनकी तो सियासत इसी पर चलेगी, वो तो हुकूमती इकदामात पर तनकीद करेंगे, बैठ के बात तो कर सकते हैं ना, पूरी दुनिया में बैठकर कमेटियों में जाके बात तो करते हैं ना। मेरा सवाल ये है की कोई जिम्मेदारी नहीं है। हम आदमी कमेटियों में जाके बात तो कर सकते थे, डिस्कस तो कर सकते थे, कुछ लो कुछ दो, कुछ निकाला जाता, कुछ ऐड किया जाता, वो तो कर सकते थे। देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है कि पीटीआई का रवैया मेचेवर नहीं है, उनका रवैया जिम्मेदाराना नहीं है सियासी तौर पर, उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी ऐसा है। हाँ। लेकिन हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि उनको जिम्मेदाराना रवैये की तरफ लेकर आए। हुकूमत बार बार उनके पास जाए, मुज़ाकरात करे, उनके अगर कुछ डिमांड्स है उस पर गौर करे। उमर दराज साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता था, सिंध साहब लाहौर बेस्ड हैं, मियां नवाज शरीफ साहब मल्टीपल टाइम साबिका वजीर आजम, उनके बारे में कहीं मैंने सरसरी सी खबर भी पढ़ी कि ऑब्वियसली 27वीं आईनी तरमीम में उनकी आशीर्वाद हासिल है, उनका गो एड लेके आगे है। कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी वहां पे मियां साहब की कोई मुलाकातें लाहौर से कुछ हुआ, ऐसा कुछ? साइलेंस को ही अपना एक्सप्रेशन बना लिया है, वो लाहौर में मौजूद है। आपने अगर पिछले 2-3 हफ्तों में देखा हो कि शहबाज शरीफ साहब वीकेंड लाहौर में गुजारते थे, और हर वीकेंड के ऊपर वो इतवार वाले दिन जाती उमरा जाते थे। और कल जब कैबिनेट की एलानिया मैंने भी देखा, उसमें लिखा हुआ था कि मियां नवाज शरीफ साहब को इत्मीनान में लिया गया। और फिर एक और बात, ऐसा नहीं है कि मियां नवाज शरीफ साहब से कोई उनका ट्विटर अकाउंट ले लिया गया है, वो सोशल मीडिया से दूर है। आज ही उन्होंने अपने इफ्तिखार चीमा साहब, जो उनके एमएनए का कल इंतकाल हुआ, उसके ऊपर उन्होंने अफसोस का इजहार किया है। तो मियां साहब खामोश हैं, तो मेरे ख्याल से हमें उनकी खामोशी को ही एक एक्सप्रेशन समझना चाहिए। और ये तरमीम पहले भी हुई, अब भी हुई, ठीक है, आपने पार्लिमानी रिवायात को उसका पास नहीं रख रहे, आप अपोजिशन को अलाइन नहीं कर रहे, आप जो पाकिस्तान की सोसाइटी है उसको अपने साथ नहीं मिला रहे, आप कह रहे हैं कि भाई देखो ना आपने हमें मैंडेट दिया, ना हमें आपका फीडबैक चाहिए। लेकिन मियां साहब हो या बाकी लीडरशिप हो, एक तारीख का किरदार भी होता है। आज जब हमारे साहब ये बात कर रहे थे ना कि भुट्टो साहब और वो सब मौजूद थे, तो बावजूद इनके एक दूसरे से हाथ मिलाने के रवादार नहीं थे, गवर्नर राज लगाए, एक दूसरे की जमातों के ऊपर पाबंदियां लगाई, गवर्नमेंट्स खत्म की, लेकिन आज हम उनको अच्छे लफ्जों में याद कर रहे हैं, या कम से कम एक प्रेसिडेंट के तौर पर, एक मिसाल के तौर पर उसको पेश किया जा रहा है। इसी तरह से 18वीं तरमीम कोई बहुत दूर की बात नहीं है, आपने कंसेंसस बिल्ड किया या कोशिश की। आप आज मियां नवाज शरीफ साहब का जो किरदार है, उनको इस मुल्क ने 3 बार वजीर आजम बनाया, उनका ये किरदार था कि वो बोल के कहें कि 27वीं आईनी तरमीम मियां नवाज शरीफ की डिजाइन की हुई है, ये मियां नवाज शरीफ के जहन की पैदावार है, ये मियां नवाज शरीफ का है, और हमें पता चलता। या वो कहें कि देखो मैं इतना मजबूर हूं कि मेरे पास कुछ नहीं है, जो हो रहा है वो उसको होने दो, और इसके अलावा कोई चारा नहीं है।
आप कल को फिर निकलेंगे, ये कोई लंबा चौड़ा टाइम नहीं है साकिब साहब। इन्होंने सड़कों पे आना है, इन्होंने ट्रकों पे चढ़ना है, ये वोट को इज्जत दो के भी नारे लगाएंगे, ये ऑपोजिशन के साथ खड़े होंगे। लेकिन तब तक जो आज रावी बहुत चैन चैन लिख रहा है, फिर रावी के पुल के नीचे से बहुत सारा पानी बह चुका होगा, तब शायद किसी के पास भी मौका नहीं होगा। फिर ये हमारी तरफ देखेंगे, हम इनकी तरफ देखेंगे, और अब इनकी जो बेबसी है और जो सख्त बेबसी होगी, और सिवाय मुस्कुराने के और कह के लगाने के कुछ नहीं होगा। लेकिन ये एक पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के प्रोसेस के साथ, पाकिस्तान के लोगों के साथ ये नवाज शरीफ साहब का एक जुल्म है। उनको बोलना चाहिए इस टाइम में, क्राइसिस का टाइम है, कौम एक पोलराइजेशन में से गुजर रही है, इतनी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, वो अपने आप को एक साइड पे रख के ये नहीं कह सकते कि बाद में कहे जी मुझे तो पता ही नहीं था। ये सब उनके ऊपर ओनस इसका आएगा और उनको तारीख को इसका जवाब देना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आज का शो आपने देखा, इस दुआ के साथ इजाजत दीजिए कि जो भी तरमीम आ रही है, जिसके ऊपर काम किया जा रहा है, इसकी तमाम जो शिकें हैं, वो आने वाले दिनों के अंदर जिस तरह मुझे और आपको बताया जा रहा है कि ये अवाम की बेहतरी, मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए, अल्लाह करे कि ये चीज़ें ठीक साबित हों। लेकिन ऑनवर्ड्स कम अज़ कम इतनी चीज़ें ज़रूर आ जाएं कि जब भी कोई तरमीम या इतना बड़ा स्टेप लिया जाने लगे आइन और कानून को लेकर, तो आपको और मुझे भी लूप में लिया जाए। 18वीं आइनी तरमीम वाले मामलात जो थे, उसी तरह महीनों बहस की जाए, सिविल सोसाइटी को, वकला को, सहाफ़ियों को, सियासतदानों को, सब में लूप में लेकर किया जाए, तो आई थिंक इसका इम्पैक्ट भी बढ़ेगा। और कम अज़ कम मुझ जैसे लोगों को भी पता तो होगा कि जनाब इसमें अच्छा क्या, बुरा क्या, और किसके लिए आ रही है और कौन ला रहा है। कम अज़ कम डिटेल्स तो सारी कौम के सामने आएंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़।